हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ जागृति अग्रवाल, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। सेल के विषय में सब कुछ जानकारी जानेंगे कि आज की क्लास में कि सेल क्या होता है, उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी होती है या कोई भी लिविंग थिंग्स होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है। सेल एक यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द लिविंग थिंग्स। किसी भी सजीव की जो होती है इकाई, उसको सेल कहते हैं। मान लीजिए आप कोई मकान बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? एक ईंट लगाएंगे। कई ईंटें लगाएंगे तो दीवार बनेगी, और दीवार बनेगी, दीवार से क्या होगा? कई कमरे बनेंगे, कई कमरे बनेंगे तो उससे क्या बनेगा? घर बनेगा। इसी तरह सेल जो होती है, सेल को समझ लीजिए आपकी बॉडी की एक ईंट है। ईंट जब बहुत सारी सेल डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, क्या बनाती है? ग्रुप ऑफ सेल। बाय सेल डिवीजन सेल क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ सेल। फिर ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और बॉडी बनेगी। तो इसी तरह हमारी बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। सबकी सबकी बॉडी किससे बनी होती है? सबकी सेल से बनी होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। सेल ये है जो किसी भी लिविंग थिंग को उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसको स्ट्रक्चर देती है कि क्या चीज़, पेड़ बन रही है, पेड़ कैसा दिख रहा है, एनिमल्स कैसा दिख रहा है, ये सब सेल प्रोवाइड करती है। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सेल ये होती है जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमारी हाइट कितनी है, हमारी चेहरे की गोलाई या बॉडी पार्ट्स कैसे, ये सब सेल बताएगी, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। अब इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ होता है फंक्शन, वो सब कहाँ होता है? हमारी सेल में होता है। हम खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब सब सारी जो क्रियाएं होती हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब क्या होता है? सेल में होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताया, सेल, सेल से ही हमारे टिश्यू बनते हैं, नर्व्स बनती है, आर्टरीज बनती है, सब कुछ सेल का बना होता है। तो सेल ही तो सारा काम करेगी। हमने खाना खाया, खाना पचा, कौन पचाया? सेल। फिर उसको ब्लड में किसने ट्रांसपोर्ट किया? सेल। सेल ने फिर ब्लड से लिया, कैसे लिया? सेल। सारे काम सेल के ही होते हैं। और ये जो आरबीसी आप लोग जानते हैं, ये भी तो एक सेल ही होती है, ह्यूमन बॉडी की सेल। ठीक है, तो सेल ही हमारा फंक्शनल करती है। इसका एक सेल होती है, सेल के अंदर जो तरल चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसमें हमारी ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस उसे कहते हैं जो सेल का काम करती है। कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कोई एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होगा? सब सेल में होगा, और सेल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। इसीलिए सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, जिसके साइटोप्लाज्म में सारे फंक्शन होते हैं, और यही हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब आते हैं सेल कितने टाइप्स की होती है। सेल 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक्स वो होती हैं जो वेल डेवलप नहीं होती, यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल की बनी होगी। अगर इसमें सेल डिवीजन होगा, अगर इनमें सेल डिवीजन होता है, तो ये डॉटर सेल बनाती है, ना कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट या टिश्यू या ऑर्गन बनाएंगी ना। ये क्या बनाएंगी? डायरेक्ट डॉटर सेल बनाएंगी। इसलिए इनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। यूनि मतलब एक, यूनिसेलुलर। नॉट वेल डेवलप्ड, क्यों? इनमें कोई भी ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती। 70s राइबोसोम पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए, डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल।
ये फ्रीली इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, कोई एनवेलप नहीं होता, कोई क्रोमोसोम नहीं होता, फ्रीली ऐसे पड़ा होता है। या तो इसमें डी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, या तो सर्कुलर डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। यही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वेल डेवलप नहीं होते, क्यों? इनमें ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। ये सारा काम अपना सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। केवल इनमें 70 राइबोसोम और डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये विश्व की, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक वो होते हैं जो पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन और प्लांट। हम किसके बने हुए हैं? हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। हम लोग वेल डेवलप हैं, क्यों? हम लोग की सेल में हर चीज के काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनेलिस है। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, वो किस लिए है? प्लास्टिड होते हैं प्लांट्स में, किस लिए होते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को पैक या हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। गोल्जी बॉडी ये मॉडिफाई करती है प्रोटीन को। पैराक्सिसोम, वेक्यूस और लाइसोसोम क्या कहता है? सुसाइड बैग होता है। जैसे कोई सेल फ्रैक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो लाइसोसोम सब चीज के लिए अलग अलग ऑर्गेनेलिज होती है। हर ऑर्गेनेलिज का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिनके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, प्रो मतलब आप इस तरह समझ लो, प्रो मतलब जैसे गांव होते हैं, कम विकसित होते हैं, वहां पे सहूलियत कम होती है। फिर प्रो यूनिसेलुलर, एक ही बने होते हैं। नॉट वेल डेवलप, जैसे कि मैंने बताया, कम विकसित होते हैं। एग्जाम्पल पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक के, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, पूर्ण विकसित तो शहर जो मिलती है, शहर में सारी सहूलियत होती है ना। हर चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, हर चीज़ होती है। वैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, वेल डेवलप होते हैं और किसमें पाए जाते हैं? कौन होते हैं इनके बने? ह्यूमन और हायर प्लांट्स। अब हम लोग समझते हैं सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं और उसके बाद समझेंगे प्लांट्स। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल मतलब किन चीजों से मिलकर सेल बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? मान लीजिए आप बाजार में गए, कोई आपको सामान खरीदना है, तो आप किस में खरीदोगे? किसी बैग में, किसी बॉक्स में, किसी चीज में कैरी बैग लेंगे। वैसे क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक मतलब एक तरह का कैरी बैग समझ लीजिए। कैरी बैग होती है जो साइटोप्लाज्म को अपने अंदर बांधे रखती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये वो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ, लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो भरा होता है, जिसमें हमारी सारी ऑर्गेनेलिस क्या होती है? मर्ज होती है, डूबी हुई होती है। इसी में फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर होता है, एक हेडक्वार्टर समझ लीजिए, जो हमारे सेल को क्या करता है? सेल को क्या करेगा? फंक्शन मतलब ऑर्डर देगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इस तरह। ठीक है बच्चों, ये होता है न्यूक्लियस का काम, मेन हेडक्वार्टर, इसको समझ लीजिए। यही सेल को बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसा स्ट्रक्चर लगना है, कैसा स्ट्रक्चर बनना है, तुम्हें क्या फंक्शन करना है, ये सब न्यूक्लियस डिसाइड करता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं टर्म्स आता है प्रोटोप्लाज्म, एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म।
ये जानते हैं क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कंबाइंडली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर इनको कंबाइन कर देंगे तो उनको प्रोटोप्लाज्म कह देंगे, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं कहेंगे। ठीक है, समझे? प्रोटोप्लाज्म कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में ही साइटोप्लाज्म होता है। नहीं, प्रोटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या बनाएगा? हमारा प्रोटो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है। सारे फंक्शन साइटोप्लाज्म में होंगे। ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, इसमें सारे फंक्शंस होंगे और फंक्शन करने का ऑर्डर न्यूक्लियस देगा। सिंपल। ठीक है, अब हम लोग लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेल का। ये है बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होता है देखिए, समझिए ध्यान से। ये है सेल। क्या है? सेल, जो कि ओनली किसमें पाई जाएगी? प्लांट में पाई जाएगी। ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर की इंजरियों से। हम में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, स्किन पाई जाती है, और प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मैंने बोला, साइटोप्लाज्म उसमें बाउंडेड होता है, बंधा रहता है, इधर उधर नहीं जाता, लीकेज नहीं होता। ओके, ये है हमारी गोल्जी बॉडी। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं प्रोटीन बनती है, मॉडिफाई होने के लिए जाती है। बाकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पढ़ेंगे। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है, हमें एनर्जी देता है। ये है राइबोसोम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पैराक्सिसोम है। ये हमारा है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम है ये। और ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बाहर की इंजरी और केमिकल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को, साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसी में सारी ऑर्गेनेलिस फाउंड रहती है। दूसरा है गोल्जी बॉडी। ये पदार्थों को ले जाता है, प्रोटीन को ले जाता है अपने वैक्यूल्स में। ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूल्स में कलर, इसमें ले जाता है और मॉडिफाई करता है। ये हमारा राइबोसोम, ये होती है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा हमारा आता है पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम, और ये रही हमारी लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं। मान लीजिए कोई सेल डैमेज हो गई, रैप्चर हो गई, तो उसको खराब चीज़ों को अगर उसमें से नहीं हटाएंगे सेल में से, तो पूरी सेल खराब हो जाएगी। तो ये उस सेल को, अगर सेल डैमेज हो गई, रैप्चर्ड हो गई, तो उसको नष्ट कर देती है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल को थोड़ा सा एक स्केलेटन का काम करता है, सेल के स्केलेटन का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हमारे लिए स्केलेटन का काम करती है ना, हड्डियां, बोन्स, वैसे ही ये सेल में उसके स्केलेटन का काम करता है। लास्ट एंड द लीस्ट, ये है हमारा
न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड क्या था हमारा न्यूक्लियस। तो इन सब के डिटेल स्ट्रक्चर, इनकी कंपोनेंट्स, ये कैसे बने हैं, कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। और जब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जो लास्ट वीडियो इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, लिखा देंगे, नोट्स बनवा देंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे किस चीज़ की खोज कब हुई, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, किसी का एक स्पेसिफिक जो कंपटीशन में आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं, तो वो सब चैप्टर के लास्ट में एक साथ आपको बता देंगे और समझा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।